जब भी हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं तो ऐसा होता है कि हमें कोई शेयर या कंपनी पसंद तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हम उसे खरीद नहीं सकते क्योंकि उसकी शेयर प्राइस बहुत ही महंगी होती है और एज अ बिगिनर हम इतना पैसा इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते। तो फिर ऐसे केसेस में क्या किया जाए? इन्वेस्ट तो हमें करना है बट उतने पैसे भी तो नहीं है। तो ऐसे में काम आते हैं म्यूचुअल फंड्स, जिसमें सिर्फ 500 या 1000 रुपए से भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट की जा सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ सीरीज ऑन स्टॉक मार्केट कॉन्सेप्ट्स। मैं हूं कीर्ति और आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि आखिर ये होते क्या है, कैसे वर्क करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं एंड इनमें इन्वेस्ट करने में हमें फ़ायदा क्या होता है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात का कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड्स कोई कंपनी नहीं होती है, एक्चुअली ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के प्रोडक्ट होते हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज या एएमसी ऐसी कंपनीज होती है जिन्हें सेबी की तरफ से म्यूचुअल फंड लॉन्च करने की परमिशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल पराग पारिक म्यूचुअल फंड एक एएमसी कंपनी है जिसके पराग पारिक के नाम से बहुत सारे फंड्स मार्केट में अवेलेबल है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे जब हम कंपनीज के शेयर बाय करते हैं तो हमें वो शेयर्स T+2 डेज में अपने डीमैट अकाउंट पे मिल जाते हैं। वैसे ही म्यूचुअल फंड में भी शेयर्स में ही हम इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इसमें हमें शेयर्स के बदले में यूनिट्स अलॉट होते हैं जिन्हें हम NAV यानी नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। म्यूचुअल फंड के एक पोर्टफोलियो में कई टाइप के शेयर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड देखें तो इसमें कई टाइप के शेयर्स हैं। तो अगर हम इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब कि हमारा पैसा इन सारे स्टॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मतलब कि म्यूचुअल फंड बहुत सारे स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो होता है और एक साथ बहुत सारे लोग जब इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो इसका फंड मैनेजर होता है जो डिसाइड करता है कि कब कौन सा शेयर बाय करना है, कौन सा एग्जिट करना है और कौन से शेयर में कितना एलोकेशन रखना है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना एक तरीके से इनडायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही होता है बट विथ मिनिमाइज्ड रिस्क। तो जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उन पैसों से उस एएमसी का फंड मैनेजर शेयर्स खरीदता है और उसके बदले म्यूचुअल फंड्स के यूनिट अलॉट कर देता है। तो चाहे हम किसी भी दिन ऑर्डर प्लेस करें या फिर कितने भी अमाउंट का करें, फंड मैनेजर हमारे दिए हुए पैसों से कंपनी के शेयर्स खरीदेगा और उसके बदले में हमें यूनिट अलॉट करेगा। ये सारा काम कुछ दिनों में प्रोसेस होकर हमारी पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट हो जाता है। हर एक म्यूचुअल फंड की स्ट्रैटेजी उसके NFO आने के टाइम पे डिसाइड होती है। NFO यानी न्यू फंड ऑफर। और एक बार जब स्ट्रैटेजी डिसाइड हो जाती है तो फंड मैनेजर उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है एंड लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। फिर वही पैसों को फंड मैनेजर अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है एंड देन अगर वो सिक्योरिटीज सही से काम करती है तो इन्वेस्टर्स को रिडम्पशन पे अच्छा रिटर्न मिलता है। तो अब देखते हैं कि हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से ये कैसे वर्क करती है। जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो ज़्यादा अमाउंट तो इन्वेस्ट नहीं करते और ना ही स्टॉक्स और कंपनी एनालिसिस की इतनी डीप रिसर्च करते हैं। तो उनके लिए म्यूचुअल फंड एक रेस्क्यू की तरह होता है क्योंकि वो थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके भी एक तो स्टॉक मार्केट में एक्सपोजर ले लेते हैं और ना ही उन्हें कोई मार्केट स्टडी करना है क्योंकि वो सब काम उनके लिए वो फंड का फंड मैनेजर करेगा। तो यहाँ फंड मैनेजर अपनी एक्सपर्टीज को यूज़ करता है और अलग अलग स्टॉक्स और बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है। तो म्यूचुअल फंड एक बहुत ही एफिशिएंट तरीका है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्योंकि इसमें उन्हें एक वेल रिसर्च पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने का मौका मिल जाता है, वो भी मिनिमम से मिनिमम प्राइस पे। तो रिटेल इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में 2 तरीकों से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला है लमसम और दूसरा है SIP। तो लमसम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट यानी जब आप किसी म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं और बल्क अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं। और वहीं SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसमें आप वन टाइम की जगह हर मंथ थोड़ा थोड़ा अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते जाते हैं। अब अगर बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के मोड्स की तो यहाँ पे ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखा जाए तो म्यूचुअल फंड के 3 ब्रॉड कैटेगरीज होती है जिसमें सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें आते हैं ओपन एंडेड एंड क्लोज्ड एंडेड फंड। ओपन एंडेड फंड यानी वो टाइप के फंड्स जिन्हें कभी भी आप बाय या सेल कर सकते हैं जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। वहीं दूसरे टाइप के होते हैं क्लोज्ड एंडेड फंड यानी वो फंड्स जिसे हम बाय और सेल करने का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है।
फिर सेकेंड कैटेगरी आती है ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड्स, जिसमें आते हैं ग्रोथ फंड्स एंड डिविडेंड फंड्स। तो ग्रोथ फंड्स में जो भी डिविडेंड कंपनी देती है वो सारे ही डिविडेंड्स इन्वेस्टर्स को नहीं मिलते और वो वापस से म्यूचुअल फंड में ही री इन्वेस्ट हो जाते हैं ताकि फ्यूचर में आपको एक अच्छी ग्रोथ मिले। वही डिविडेंड स्टॉक्स में जो भी कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है वो म्यूचुअल फंड होल्डर को उसके होल्ड किए हुए यूनिट्स के हिसाब से मिल जाते हैं। फिर थर्ड कैटेगरी आती है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, जिसमें आते हैं इक्विटी, डेट एंड हाइब्रिड फंड्स। तो इक्विटी फंड्स यानी वो फंड्स जिसमें 65% से भी ज़्यादा पैसा कंपनीज के शेयर्स में लगता है। तो इसमें फंड के रिटर्न्स पूरी तरह से मार्केट पे बेस्ड होते हैं। वही डेट फंड्स में सारा ही पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि डिबेंचर्स, कॉरपोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट होता है, जिसमें किसी भी टाइप का रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता। और फिर आते हैं हाइब्रिड फंड्स। तो इसमें फंड मैनेजर के डिसीजन के अकॉर्डिंग दोनों ही, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या बॉन्ड्स, दोनों में ही इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पे इक्विटी, डेट एंड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स की भी और सब कैटेगरीज हैं। जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड 5 टाइप्स के होते हैं: लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड्स, मल्टी कैप फंड्स, सेक्टोरियल फंड्स एंड ELSS फंड्स। लार्ज कैप फंड्स यानी वो फंड्स जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ से ज़्यादा की होती है। जनरली लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छी रेपुटेशन होती है और ये बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड भी होते हैं और रिलेटिवली बाकी म्यूचुअल फंड से कम रिस्की होते हैं। जैसे एक्सिस ब्लू चिप फंड, ये फंड एक लार्ज कैप फंड है और जनरली किसी भी लार्ज कैप फंड की होल्डिंग्स में इंडिया की टॉप 100 कंपनीज आती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो ये एक रीज़न है इसके थोड़े कम रिस्की होने का। फिर है स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स, यानी वो फंड्स जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ से कम होती है। इन म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में जनरली इंडिया की सारी मीडियम एंड स्मॉल कंपनीज आती है। ये लार्ज कैप फंड से थोड़े ज़्यादा रिस्की होते हैं क्योंकि इनमें कई सारी स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं जिनमें इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की होता है। फिर आते हैं मल्टी कैप फंड्स में। ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें हर टाइप की कंपनीज हो सकती है, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो या लार्ज कैप। तो ये जनरली बेस्ट ऑप्शन होता है चूज करने के लिए। फिर आते हैं सेक्टर फंड्स। इन म्यूचुअल फंड्स में स्पेसिफिक सेक्टर्स का एक्सपोजर होता है, जैसे कि IT, फार्मा, बैंकिंग एक्सेट्रा। जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, तो इस फंड में सिर्फ IT सेक्टर के ही स्टॉक्स होते हैं। तो ये रिलेटिवली बहुत रिस्की होते हैं क्योंकि इनमें सिर्फ एक ही सेक्टर का एक्सपोजर होता है। तो ऐसे में अगर उस पर्टिकुलर सेक्टर की ग्रोथ अच्छी रही तो फिर ठीक है, वरना अगर कोई भी सडन न्यूज़ आती है या कोई टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड होगा तो ये फंड की परफॉर्मेंस उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी। फिर आती है ELSS फंड कैटेगरी। ये फंड्स जनरली टैक्स सेविंग पर्पस के लिए चूज किए जाते हैं क्योंकि इसमें इन्वेस्ट करने से आपको 80C के थ्रू टैक्स एग्जेम्पशन ले सकते हैं 1.5 लाख तक का, और इसमें 3 साल की लॉक इन पीरियड भी होती है। अब अगर बात करें डेट फंड्स की कैटेगरी की, तो उसमें 5 टाइप के फंड्स होते हैं, जैसे लिक्विड फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स, मिड एंड शॉर्ट टर्म फंड्स, गिल्ट लॉन्ग टर्म फंड्स एंड इनकम फंड्स। लिक्विड फंड यानी कि वो फंड जो बैंक के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिनकी मैच्योरिटी 90 डेज तक की होती है। इनके रिटर्न्स FD की तरह ही होते हैं। फिर आते हैं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स। इस फंड के पोर्टफोलियो में बैंक्स के बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉरपोरेट बॉन्ड्स होते हैं, जिनकी मैच्योरिटी 1 साल की होती है। ये सबसे सेफेस्ट कैटेगरी है म्यूचुअल फंड्स की क्योंकि सारे ही डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट होते हैं। फिर आते हैं मिड एंड शॉर्ट टर्म फंड्स, जो कि सिमिलर टू अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स ही होते हैं क्योंकि इसमें भी बैंक बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉरपोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है, बट इसकी मैच्योरिटी 3 से 6 साल की होती है। फिर आते हैं गिल्ट फंड। इनमें भी गवर्नमेंट के थ्रू लाए गए बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट किया जाता है, बट इनकी मैच्योरिटी 7 से 12 साल की होती है। फिर आते हैं इनकम फंड्स। ये ऐसे फंड्स हैं जो रेगुलर इनकम जनरेट करते हैं। अब अगर बात करें हाइब्रिड फंड की कैटेगरी की, तो इसमें 3 टाइप के फंड्स हैं: बैलेंस्ड, डेट ओरिएंटेड एंड अदर्स। तो बैलेंस फंड यानी कि वो फंड जिसका 65% से भी ज़्यादा का AUM इक्विटी यानी स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है एंड बाकी बचा हुआ लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट में। अगर बात करें डेट ओरिएंटेड फंड की, तो इसमें मेजॉरिटी पोर्शन डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट होता है और बाकी बचा इक्विटी में। फिर अदर्स कैटेगरी बाकी बची हुई कैटेगरी में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि सिक्योरिटीज, डेट, इक्विटी, गोल्ड एक्सेट्रा। अब ये तो हमें पता चल गया कि कितने टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बट ये भी जानना ज़रूरी है कि हमें इसमें इन्वेस्ट आखिर करना क्यों चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। तो सबसे पहला बेनिफिट है डाइवर्सिफिकेशन। जैसा कि हमने पहले बात की कि जब भी हम स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर बाय कर रहे हैं तो हम सिर्फ उसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, बट वहीं अगर हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं
तो हम 1,000 रुपए में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिसे हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। देखा जाए तो हर एक म्यूचुअल फंड में मिनिमम 30 से 60 स्टॉक्स होते हैं। तो अगर आप 1,000 रुपए भी लगा रहे हो तो आपके पोर्टफोलियो में 30 से 60 स्टॉक्स का थोड़ा थोड़ा हिस्सा होता है। इवन पोर्टफोलियो को इस तरीके से डाइवर्सिफाई करने के कारण हम अपने रिस्क को भी मिनिमाइज कर लेते हैं। दूसरा है कंपाउंडिंग इफेक्ट। जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जो भी इंटरेस्ट या रिटर्न्स हमें मिल रहे हैं, अगर हम उसे री इन्वेस्ट करते जाएं तो हम बहुत अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। थर्ड है ट्रांसपेरेंसी। क्योंकि हर एएमसी सेबी के थ्रू रजिस्टर्ड होती है, तो इसमें सारी ही इंफॉर्मेशन जैसे कि फंड मैनेजर की डिटेल्स, एक्सपेंस रेशियो, ये सब कुछ क्लियरली मेंशन होता है। अब जब इतना कुछ डिस्कस कर लिया है तो आपको भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का तो मन हो ही रहा होगा। तो अगर आप सच में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि अभी 2021 के हिसाब से कौन से म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। इसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब यहाँ पे अगर आप खुद से ही म्यूचुअल फंड को एनालाइज करना चाहते हैं और फंड्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो कुछ बातें ऐसी है जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहला तो हमेशा कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने ही फाइनेंसेस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप कितना इनकम करते हैं, कितने एक्सपेंसेस करते हैं, आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके गोल्स क्या हैं और आप क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कितना रिस्क लेना आप अफोर्ड कर सकते हैं। अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि आप कम रिस्क लेना चाहते हैं बट आपने किसी रिस्की म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लिया। तो हमेशा ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप कितना रिस्क लेने की कैपेसिटी रख सकते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग आप फिर म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करो और इन्वेस्ट करो। इवन फंड सेलेक्ट करते वक्त उसकी पास्ट परफॉर्मेंसेस, फंड मैनेजर, एक्सपेंस रेशियो, सबके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने गोल्स एंड रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सको। जनरली हम ये सजेस्ट करते हैं कि हमेशा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई कमीशन इन्वॉल्व नहीं होती है। आई होप आपको आज की हमारी ये म्यूचुअल फंड के ऊपर वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो म्यूचुअल फंड्स को लेके और ज़्यादा अवेयर हो। थैंक यू।